Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss this chapter known as electrostatics। तो पहले हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात है हमारे पास कि व्हाट इज़ नाउ योर चार्ज। सबसे पहले आपका चार्ज क्या चीज़ होता है। बेसिकली चार्ज वो बॉडी जिसके अंदर कोई नेगेटिव साइन या कोई पॉजिटिव साइन आ जाए। चार्ज इज़ बेसिकली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज आ सकता है, तो किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक का मतलब है खुद की वजह से, मतलब ड्यू टू बॉडी की खुद की वजह से जो प्रॉपर्टी जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की खुद की वजह से होती है। ठीक है, अब हमारे पास वी हैव लाइक नेचुरली अकरिंग चार्जेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, अल्फ़ा हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, नॉट अल्फ़ा बाय द वे, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट चार्जेस होते हैं। अब अगर हम बात करें एक एटम की, ठीक है, अगर हमने बात की इस एटम की, इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक जो एटम होता है दैट इज़ न्यूट्रल। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है नेगेटिव चार्ज विच इज़ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बात करते हैं बेसिकली अब एक चार्ज पे, हमने बोला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और उस चार्ज की कुछ जाहिर सी बात है वैल्यू भी होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की चार्ज की, तो उसकी वैल्यू है -1.6 × 10⁻19 कूलम, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर यही चार्ज अगर मेरे पास पॉजिटिव हो तो मैं लिखती +1.6 × 10⁻19 कूलम। ये मेरे पास प्रोटॉन का एक चार्ज है। अच्छा, ये जो वैल्यू है दिस चार्ज, ये बोलते हैं ये क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। अब एलिमेंट्री चार्ज से मुराद क्या है, मतलब जो फंडामेंटल, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इतना होना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम जितना मास, इतना चार्ज होगा तो ही वो एग्जिस्ट करेगा। इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। और जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस चार्ज के। आप इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, Q = NE। इसका मतलब होता है जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे तभी वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, वरना वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसको बोलते हैं ये फंडामेंटल चार्ज भी है। ठीक है, इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं करंट की। I = Q/T। करंट क्या है कि जब चार्जेस गुजरेंगे, एक फॉर एग्जांपल एक वायर है, ठीक है, वायर से जा रहे हैं चार्ज गुजरे पर यूनिट टाइम, किसी टाइम की ड्यूरेशन से वो चार्ज गुजरे, तो वहाँ पे उस वायर में क्या प्रोड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा। यहीं से मैं लगा लूँ, अच्छा देखिएगा, हमारे पास चार्ज जो है दैट इज़ नॉट फंडामेंटल। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, तो चार्ज इज़ नॉट वन ऑफ देम। हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उसमें जो करंट है दैट इज़ फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, हमारे पास करंट है, ना ही चार्ज। ये चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, दैट वुड बी, यहाँ से होगा Q = IT। ठीक है, चार्ज का हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, Q = IT। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या होता है। अब देखो, Q करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, लिख लिया मैंने। ठीक है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। करंट का कितना होता है, एम्पेयर। नाउ यो एम्पेयर सेकेंड, इसको हम मिला के बोलते हैं, हमारे पास जो यूनिट बना चार्ज का दैट इज़ कूलम। ठीक है, इसको हम डिनोट कर दिए, एम्पेयर सेकेंड को हम बोलते हैं कूलम। ये बात याद रखिएगा, बार बार
इसको MCQs में भी पूछा जाता है कि कूलम बराबर किसके है, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड। ठीक है, अब बोला जाता है डायमेंशन निकालो इस चार्ज की, Q की डायमेंशन क्या होगी। अब निकाल लेते हैं। इफ़ यू नो कि Q है ये, फॉर एग्जांपल Q। अब कूलम C जो है वो डायमेंशनल प्रेजेंट नहीं है, बट एम्पेयर सेकेंड तो है ना। एम्पेयर को हम क्या लिखते हैं, डायमेंशनली I लिखते हैं, ये एम्पेयर भी लिख सकते हैं, और टाइम सेकेंड का टाइम हो गया, तो हम इसकी डायमेंशन होती है Q इज़ इक्वल टू I T, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है, या हम इसको Q इज़ इक्वल टू AT भी लिखते हैं। ठीक है, अब आई होप इतना इट्स क्लियर टू यू। ये फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू I इंटू T। एम्पेयर सेकेंड कूलम कहाँ से आया, डायमेंशन कैसे आया, ये बहुत कॉमन पूछे गए सवालात हैं सारे के सारे। अच्छा, एक कॉमन सी बात करते हैं अभी हम। हाँ, एक एटम है, ठीक है। एटम जो वो आयन बनता है, आयन कैसे बनेगा, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ईदर इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सो क्या बोलते हैं, कैटायन, जैसे कि सोडियम आयन, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो बस कैटायन होते हैं। ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या कहलाएगा, एनाइन। क्या कहलाएगा, एनाइन, मतलब उसने गेन किया। और जब वो गेन करता है तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, और जब वो लॉस करता है तो कौन सा आता है, पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से एक एटम के अंदर। ठीक है, लेकिन जब मैं एनाइन की बात करती हूँ, मतलब उसने गेन किया है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू कम हो गई इलेक्ट्रॉन से, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अब जब वो कैटायन बना, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दिया, तो याद रखिएगा इस कैटायन का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा पेरेंट एटम से। ठीक है, पेरेंट एटम मतलब ये जो एटम था, इस एटम से इस कैटायन की जो साइज़ होगी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, उसका शेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन यही अगर मैं मतलब एनाइन की बात करूँ, तो मेरे पास जो एनाइन है उसका साइज़ बड़ा होता है पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब शेल और आया, मतलब शेल के अंदर और स्पेस बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने, मतलब एटम ने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किया। इसलिए पेरेंट एटम से एनाइन का जो साइज़ होता है वो मतलब पेरेंट एटम का साइज़ छोटा होता है और एनाइन का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगी। अच्छा, एक और MCQ पूछा जाता है, वो है कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज, तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस ZE चार्ज होता है किस पे, आपके न्यूक्लियस पे। ठीक है, आई होप इतना इट्स क्लियर टू यू। अच्छा, एक और बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर मैंने बोला कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मेरे पास चार्ज है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं कि ये मेरे पास फंडामेंटल चार्ज है, और यही वो चार्ज है जो मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन, सबसे कम ऐसा चार्ज जो कि बॉडी पे एग्जिस्ट कर पाए, उसको हम बोलते हैं 1.6 -1.6 कूलम। ठीक है, अच्छा, एक और बात करते हैं। हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो बने हुए होते हैं क्वार्क से। अच्छा, एक और बात करते हैं। असल में इससे छोटा चार्ज एक होता है जो कि हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर होता है। अब एक बात, ये न्यूक्लियर फिजिक्स की बात है, वैसे जब आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन ऊपर सरफेस मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो मैं आपको एक बात बताऊँगी कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये बने हुए होते हैं क्वार्क से। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क्स, ठीक है। अब उन क्वार्क्स की कुछ वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल +2/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये चार्ज मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, थोड़ी एक्सेप्शन मैं बता रही हूँ आपको, ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि इनसे मिलके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा क्वार्क है, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये चार्ज मौजूद तो है न्यूट्रॉन के भी अंदर, प्रोटॉन के भी अंदर, क्योंकि उनसे ही बन के बना है, लेकिन इन चार्ज को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इनको हम अलग से निकाल के नहीं रख सकते। जब ये एक साथ आते हैं, अगर मैं बोल दूँ एक +2/3 चार्ज मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे +2/3 को मिलाते जाएंगे तो बन जाएगा मेरे पास एक प्रोटॉन, फिर बनेगा एक न्यूट्रॉन। तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब क्लस्टर्स में ये मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इन चार्जेस को हम आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक और कॉमन MCQs होता है कि यहाँ पर जो चार्ज है, क्या वो वेक्टर है या क्या वो स्केलर है। तो मेरे पास जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कहता है कि अब बताओ, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्वांटाइज कैसे किया जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, Q = NE। इसका मतलब है N यहाँ पे होता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। इसका मतलब एक बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए E के, विच इज़ योर फंडामेंटल चार्ज 1.−1.6 × 10⁻⁻19। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ही एग्जिस्ट करेगा एक बॉडी पे, वरना नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। एक सवाल है इसका, दैट इज एक मैंने चार्ज लिया हुआ है Q, टोटल चार्ज है मेरे पास 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज लिया हुआ है, टोटल चार्ज ये है। अब बताओ ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था Q = NE, ठीक है। टोटल चार्ज मैंने क्या बताया है कि टोटल चार्ज कितना है मेरे पास। अब Q = NE बोला है ना। अब मुझे पता लगाना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल जो N है वो कितना है। Q की वैल्यू क्या है 3.2 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब मेरे पास Q = NE था, N फाइंड करना तो E यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻